नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आपका अपना साकिब सुमन। और पॉलिटिकल पंचायत में हम आपको रूबरू कराते हैं राजनीति से गरमाए हुए ऐसे मुद्दे जिन पर आप जवाब चाहते हैं राजनीतिक दलों से। आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। बड़ौदा की भी बात करेंगे, लेकिन हम इस वक्त पूरे हिंदुस्तान का वो संवेदनशील मसला यानी कि बल्लभगढ़, वहां निकिता हत्याकांड की खबर को भी छोड़ नहीं सकते। सवालात उस पर भी होंगे, लेकिन शुरुआत हम बड़ौदा से करेंगे। दो महत्वपूर्ण बयान सबसे पहले आपको सुनवाते हैं, उसके बाद कुछ और बयानात, फिर पंचायत। बड़ौदा के मतदाता क्यों वोट देते थे कांग्रेस को? सिर्फ एक ही कारण था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर, इसको रखना है चीफ मिनिस्टर। अब कारण यह है कि वो ये कहेंगे कि एक बार मेरे को मौका दो, मैं सारा कल्याण कर दूंगा। लेकिन सिकुड़ती हुई कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह के लिए दूसरा मौका अब चीफ मिनिस्ट्री का तो कभी आ नहीं सकता। मैं ब्राह्मण तो नहीं हूं, ज्योतिषी तो नहीं हूं, लेकिन राजनीति का पाठ में जानता हूं कि जो गया सो गया। और कांग्रेस की तो हमेशा पॉलिसी रही है यूज एंड थ्रो। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैज बीन यूज्ड एंड ही हैज बीन थ्रोन। चलिए, अब प्रदेश के बिजली मंत्री का बयान सुनिए। हल्के में विकास चाहिए, हल्के में काम चाहिए। माफ करना, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मेरे दोस्त हैं, हम क्लास फेलो भी रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मैं इस 3 तारीख के बाद यहाँ नहीं आएंगे। कभी कोई ब्याह शादी में कोई बहुत नज़दीकी हो बुला लिया तो दूसरी बात है, बाकी पॉलिटिकली मंच नहीं लगेगा, गांव में नहीं आएंगे। लोग सब समझते हैं कि क्या होना है। जी, लोग सब समझते हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन कुमारी सैलजा का भी एक स्टेटमेंट सामने आया, जरा ये भी सुन लीजिए। सबसे बड़ी बात, आप कांग्रेस का नाम ला रहे हैं उसमें। हम कहते हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड कहती हूँ, प्रभारी जी भी यहाँ पर हैं, प्रभारी जी भी इस बात को, मेरी बात को सपोर्ट करेंगे। चाहे कोई भी हो, किसी के साथ कांग्रेसी, सच्चे कांग्रेसी के साथ किसी का कोई जुड़ाव नहीं। हम लोग डिमांड करते हैं कि कोई भी अपराधी है, वो पहले अपराधी है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जी हाँ, तो ये बयान सुनवाना इसलिए जरूरी था क्योंकि बल्लभगढ़ का भी आज जिक्र अपने इस पंचायत में हम करने वाले। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण अत्रे जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण अत्रे जी आपका। सुमित गौड़ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, सुमित गौड़ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अमनदीप केसरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इनेलो की तरफ से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण अत्रे जी, रंजीत चौटाला को हम लोग सुन रहे थे, आपने भी सुना होगा उनका स्टेटमेंट। वो ये कह रहे हैं कि 3 तारीख के बाद हम लोग यहाँ नहीं आएंगे, मैं भी नहीं आऊँगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ नहीं आएंगे, कोई राजनीतिक मंच यहाँ नहीं लगेगा। चलिए, हुड्डा साहब के लिहाज से तो ये स्टेटमेंट एक तरह से चलिए मान लिया जाए कि जायज़ भी है, लेकिन सत्ता तो आप ही की है, मंत्री हैं, इसके बावजूद कह रहे नहीं आएंगे। तो फिर नहीं आएंगे तो फिर जनता आपके साथ भी क्यों जाएगी? देखिए साकिब, पहले तो रंजीत सिंह जी ने ये कहा कि कोई राजनीतिक मंच नहीं लगेगा, मतलब किसी इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए रंजीत सिंह नहीं जाएंगे। स्वाभाविक है, जब उपचुनाव हो चुका होगा, नतीजे आ चुके होंगे, तब चौधरी रंजीत सिंह जिनका वहां पे कोई राजनीतिक मंच लगाने का बिना किसी चुनाव के कोई उद्देश्य नहीं बनता, उन्होंने सिंपल इतना कहा।
और जहां तक आपने जो वक्तव्य सुनाए हैं, उन वक्तव्यों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, आपको भी याद होगा हम पहले भी इस विषय पे चर्चा कर चुके हैं और बाकायदा ये विषय तब भी आया था और मैंने तब भी कहा था कि बड़ौदा हलके में विशेष तौर पे अगर मैं कहूँ ओल्ड डिस्ट्रिक्ट रोहतक की अगर मैं बात करता हूँ, लगातार एक बात पे वोट मांगे जाते थे और वो चौधर के नाम पे मांगे जाते थे। आप भी जानते हैं, जनता को बरगलाया जाता था, चौधर के नाम पे वोट लिए जाते थे। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि चौधर जिस तरह से कांग्रेस ने राहुल गांधी जी की ट्रैक्टर यात्रा में दीपेंद्र हुड्डा को स्टीयरिंग तक नहीं पकड़ाया, स्टीयरिंग तक उनसे छुड़वा लिया, और कांग्रेस का तो क्या रहा है आप भी जानते हैं, आप बहुत पुराने पत्रकार हैं। चौधरी भजन लाल जी के साथ क्या हुआ था, उनसे स्टीयरिंग छुड़वाया था तो हुड्डा जी को पकड़ा दिया था। बंसीलाल जी के साथ क्या किया था कांग्रेस ने, आप भी जानते हैं। तो जिस कांग्रेस की ये रिवायत रही है कि वो जब स्टीयरिंग छुड़वा लेती है तो वो उस व्यक्ति को नहीं पकड़ाती, और यही बात यहाँ पे वक्तव्य में कहा गया है। हालांकि मैं सुन रहा था एक चुनावी रैली के अंदर हुड्डा साहब कह रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस एक बार स्टीयरिंग पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये वक्तव्य देते वक्त भूल गए कि उनसे पहले जिनके हाथ में स्टीयरिंग था वो छुड़वा के तो उनको पकड़वाया था, और उनसे पहले जिनके पास था उनसे छुड़वा के चौधरी भजन लाल को पकड़वाया था। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात को बेहतर समझते हैं कि अब कांग्रेस ने स्टीयरिंग उनसे छुड़वा लिया, क्योंकि कांग्रेस की यही नीति और यही रिवायत है। और जहां तक बड़ौदा की जनता का सवाल है, बड़ौदा की जनता बेहतर जानती है कि जो लोग सत्ता में रहते हुए विकास नहीं करवा सके, वो विपक्ष में रह के विकास कैसे करवा लेंगे। नहीं, यही विकास तो भारतीय जनता पार्टी तो करेगी, सरकार करेगी। ये आरोप तो आप पर भी लगता है, क्योंकि आप लोग भी तो विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। जब अभी भी आपको विकास के नाम पर वोट मांगने की जरूरत पड़ रही है, वोट तो आपको इस बिना पर मांगना चाहिए था कि देखिए बड़ौदा को हमने यहाँ पहुंचा दिया और हम यहाँ, ये हमारा रोड मैप है बड़ौदा के लिए। लेकिन वो तो है नहीं, वो तो अभी भी आप लोग सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं बड़ौदा निवासियों को। नहीं साकेत, यहाँ पे देखिए इस बात का मतलब ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार ने बड़ौदा के अंदर पिछले 6 साल में जो काम करवाए, हम उस विकास की बात कर रहे हैं, और आगे हमारा विजन क्या है हम उसकी बात कर रहे हैं। यही तो मैं कह रहा था कि ये उपचुनाव है, इस उपचुनाव में कोई भी हारे कोई भी जीते, आप भी जानते हैं और जितने राजनीति को समझने वाले लोग जानते हैं, उससे सरकार पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। और जो व्यक्ति विपक्ष में है और जिसके पास कोई विजन नहीं है, क्योंकि वो विजन दे नहीं सकता। अगर मान लीजिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब बाई इलेक्शन में लड़ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाई इलेक्शन में कहीं पे विकास की बात की या कोई विजन दिया, कोई ब्लूप्रिंट दिया? क्योंकि ब्लूप्रिंट दे ही नहीं सकते, विकास तो सरकार ने करना है। सरकार भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल में क्या किया हम वो बता रहे हैं, हम उस विकास की चर्चा कर रहे हैं, और आगे क्या करेंगे हम उस विकास की चर्चा कर रहे हैं। सुमित गौड़ जी के पास चलता हूँ। सुमित जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी, तो सवाल यही है आपको जी, आपकी भी आवाज आ रही है सुमित जी। सवाल ये है कि प्रवीण अत्रे जी कह रहे हैं कि आप तो चौधर की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके अलावा आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप ये चाहते हो कि किसी भी तरीके से इन्हीं तमाम मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूं, बीजेपी सरकार, इसके मंत्री, इसके विधायक और इसके सभी नेतागण ये खाते भी हैं और गुर्राते भी हैं। मैं फिर कह रहा हूं, माफ करना, ये खाते भी हैं, गुर्राते भी हैं। अगर हम बात करें, इनके कोई से मंत्री तो बड़ौदा में ये जवाब देते हैं कि अगर एक सीट मिल भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को, ना मिले तो भी सरकार को फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बड़ौदा की जनता को पड़ता है। ये तो सीधे सीधे सरासर एक धमकी होगी, एक बिल्कुल मतलब गुर्राना भी हो गया। अभी एक मंत्री ने ये कह दिया कि हम दोबारा यहां पर आएंगे नहीं 3 तारीख। उनका सीधा सीधा मतलब ये था, उस बात को मैं माफ करना, ये साथी प्रवक्ता है थोड़ा घुमा गए, लेकिन मंत्री के कहने का मतलब साफ तात्पर्य ये था कि अगर आपने हमारे उम्मीदवार को नहीं जिताया तो हम आपके यहां नहीं आएंगे, यानी कि आपके यहां कोई विकास कार्य नहीं होगा, आपके यहां कोई पत्थर नहीं लगेगा, कोई सड़क नहीं बनेगी। और सुमित जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक। अमनदीप केसरी जी बाद में जी सुमित जी बोलिए, कंप्लीट कीजिए। अपना मानसिक संतुलन इनके, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे नेता हो, और जहां तक कि प्रत्याशी भी अपनी निश्चित रूप से होती हार को देख के ये बौखला चुके हैं। देखिए, मैं एक खिलाड़ी होने के नाते
भाई योगेश्वर दत्त का सम्मान करता हूं, उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, लेकिन साथ ही मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि उनको भी और आपको भी और जनता को सबको ये पता है कि राजनीति के क्षेत्र में वो एक चले हुए और बुझे हुए कारतूस है, माफ करना। तो राजनीति के क्षेत्र में जब बीजेपी ने एक नारा दिया था, प्रलोभन दिया था, पूरे प्रदेश को बहका दिया था 75 पार, जब 75 पार के नारे में सुमित जी, उनकी ये सुमित जी, सीट नहीं निकली एक ही इलेक्शन में आपको योगेश्वर दत्त की काबिलियत का पता चल गया। ये तो दूसरी जंग में उतरे योगेश्वर दत्त, एक ही जंग में बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं आप तुरंत अंदाजा लगा लेते हैं। बिल्कुल साफ तौर पर पता चल गया। एंड मैंने आपसे पहले भी कहा कि खिलाड़ी होने के नाते हम उनका सम्मान करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन माफ करना उन्होंने गलत पिछले चुनाव में बैठ गए की जो किश्ती है, जो डूबती हुई नाव है, जिसमें एक नहीं 7206 नीचे हो चुके हैं। पिछले चुनाव में हार का आंकड़ा क्या था, हार का अंतर क्या था सुमित गौड़ साहब? हार का आंकड़ा 45 और 4660 या 62 के आसपास का आंकड़ा था। 4600 था, 40,000 और 47,000 नहीं था कि जिसकी वजह से आप योगेश्वर दत्त को एक फूका हुआ कारतूस बता दें। थोड़ा सा तो देखिए, थोड़ा बुझा हुआ कारतूस। राजनीति के क्षेत्र में फिर कह रहा हूं, राजनीति के क्षेत्र में चले हुए और बुझे हुए कारतूस है वो। और इस बार भी बीजेपी ठीक है, जो गेम खेला, जो तरफ से करा है, गौड़ साहब ठीक है, इनको कुछ नहीं। अमनदीप केसरी जी के पास एक सेकंड, अत्रे साहब आता हूं, एक बार अमनदीप जी का रिएक्शन ले लूं, उसके बाद गौड़ साहब एक सेकंड रुकिएगा, गौड़ साहब रुकिए। अमनदीप जी, जब योगेश्वर जी जो 4,500-5 हजार वोटों से हारे, उनको ये जला हुआ कारतूस बता रहे हैं, फिर तो आपके प्रत्याशी को पता नहीं क्या ही बता देंगे, आपकी तो जमानत जब्त हुई थी। जी देखिए साकेत जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। 15 साल तक शीला दीक्षित जी जो है ना मुख्यमंत्री रही दिल्ली प्रदेश की। आज हालत यह है कि एक भी सीट पे कांग्रेस जमानत नहीं बचा पाई दिल्ली की। तो फिर इसका चुनाव में यही सीधा सीधा सा मतलब है। अभी लोगों ने 3 नवंबर को वोट डालने हैं। इस प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल की 85 सीटें भी आई हैं, 9 भी आई है और आज 1 भी है। हम हर जनादेश को स्वीकार करते हैं। ये वही लोग हैं कि 2009 के अंदर हमने एक भी लोकसभा सीट नहीं जीती थी, लेकिन 4 महीने बाद हमने 32 विधानसभा सीटें जीती थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार को फिर से अल्पमत में ला दिया था। तो ये चुनाव में मेरे कहने का मतलब उठापटक चलती रहती है जी। आज जो मेन मुख्य ध्यान देने वाली बात ये है कि 3 तारीख को चुनाव होने जा रहा है। उससे पहले डेली जो बड़ौदा के चुनाव के अंदर परतें खुलती जा रही है, किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और भारतीय जनता पार्टी की जो सेटिंग है वो उजागर हो रही है दिन प्रतिदिन। मुख्यमंत्री ने जगबीर मलिक को शामिल करवाया भारतीय जनता पार्टी में और वो ये कहते हैं कि पहले से ही हमारे साथ मिले हुए थे, जो भूपेंद्र हुड्डा के बड़े करीबी थे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा में चुने जाते हैं, भाजपा कोई प्रत्याशी उनके खिलाफ नहीं खड़ा करती। और आप बड़ौदा में भी देखना को मिला, पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कपूर नरवाल को लटका के रखा ताकि वो चुनाव में निर्दलीय न खड़े हो जाए। एन मौके पर उनको बताया कि आप नहीं लड़ रहे, फिर 2 दिन बाद उनको मना भी लिया। अब नेताओं को पलायन करवा रहे हैं। एक बात बड़ी निश्चित थी कि बड़ौदा के अंदर लोगों ने मन बना लिया था कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं चुनेंगे। हालांकि बड़ी पार्टी होने के नाते विकल्प कांग्रेस दिख रहा था, लेकिन कांग्रेस जो हरकतें कर रही है और जो चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी ही जीत जाए चुनाव, वो जनता सच समझ रही है और उसका मात्र एक ही विकल्प है कि वो इंडियन नेशनल लोकदल को चुनने जा रही है। ठीक है अमनदीप जी, लौटूंगा मैं आपके पास। अत्रे साहब मैं आता हूं, एक सवाल का जवाब जरा मैं सुमित जी से ले लूं। सुमित जी, अगर एक इलेक्शन ही आपके लिए फूका हुआ जला हुआ कारतूस का पैमाना है, तब तो पिछली बार, इस बार के राज्यसभा सांसद कौन है आपके जो हार गए थे चुनाव? सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव हार गए थे। क्या उनके लिए भी यही मत है, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के लिए, क्योंकि वो भी इलेक्शन हारे हुए हैं, क्या उनके लिए भी यही मत है कि वो भी एक जला हुआ कारतूस हैं? अमनदीप जी, कांग्रेस पार्टी के जो भी नेता चुनाव हारे हैं, जीते हैं, वो पहले लगातार कई चुनाव जीतते हुए भी आए हैं, चाहे वो हमारी प्रदेश अध्यक्षा जी हो, कुमारी शैलजा जी हो, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो।
मैं मतलब आपको जो एक चीज पहले बता से देना जीतते चाहता हुए हूं। आए हैं, पिछली सबसे बार पहले हार तो गए देखिए, थे, वो कोई पैमाना नहीं है। जो पहली बार हार गया वो जला हुआ कारतूस हो गया, ऐसा है। अब पहले तो आपके सवाल से पहले अमनदीप जी को एक बात बता देना चाहता हूं। अमनदीप जी, आप अगर पहले एक दो तो छोड़ो, आप तीसरे चौथे में भी के ये आसपास आपके आप सवाल हैं, का जवाब नहीं क्योंकि देंगे, प्रत्याशी ये भाई उधर चल चार लिया, पार्टी इन्होंने है, ट्रैक बदल लिया है साकिब आपकी भाई। गिनती में नहीं है। आप बिना बात, आप अपने दो चार लोगों का समय और तेल पानी दुरुपयोग का आप दुरुपयोग कर रहे हो, प्रदूषण कर रहे हैं आप लोग, गाड़ियां घुमा घुमा के। आप ठीक लोग है, 10 ठीक है। तारीख को नतीजे आ जाएंगे। चुनाव आयोग ने अधिकार दिया है उनको, आपको भी, इनेलो को भी, सबको। अत्रे जी आइए चर्चा में। चलिए, अत्रे जी देखिए, आइए, मैं अत्रे बोलिए। जी साकिब, दो तीन बातें कहना चाहूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बात की, देखिए, योगेश्वर दत्त जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने देश और प्रदेश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे रोशन किया है, एक चुनाव मात्र 4500 वोट से हार गए। वो तो इनको लग रहे हैं बुझा हुआ कारतूस, लेकिन जो इनके प्रत्याशी हैं, इंदु राज भालू, जो पंचायत पे गोली चलाते हैं, और किस विषय पे गोली चलाते हैं कि एक व्यक्ति से पैसे ले लिए नौकरी लगवाने के नाम पे, और जब उस विषय पे पंचायत हुई तो पंचायत पे गोली चलाई। वो जो प्रत्याशी उनके हैं, वो इनको बहुत बढ़िया लग रहे हैं। देखिए, मतलब कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की मानसिकता, और ये हमें कहते हैं खाते भी हैं, गुर्राते भी हैं। अरे साहब, आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से चुनाव हार जाते हैं, दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से चुनाव हार जाते हैं, और चुनाव प्रचार में दीपेंद्र हुड्डा क्या कहते हैं कि साहब रोहतक का बदला ले लियो। मतलब अपनी बेइज्जती नजर आई, लेकिन पिता की जो हार हुई वो बेइज्जती नजर नहीं आई दीपेंद्र को। ये मानसिकता है कांग्रेसियों की। और ये हमें कह रहे थे कि दिमाग का इलाज, अरे साहब इलाज करवाइए कुलदीप शर्मा जी का, जो जाति विशेष के ऊपर टिप्पणी करते हैं। दिमाग का इलाज करवाइए कुलदीप वत्स जी का, जो जाति विशेष पे टिप्पणी करते हैं। आप लोगों की तो हालत ये हो गई कि हार की बौखलाहट में आप उलझुल टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। अरे साहब, इब्तिदाए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। सुमित जी, जमानत बच जाए तो कहिएगा। इस वक्त जो हालात बड़ौदा में है, बौखलाहट के अंदर उल जुलूल टिप्पणियां मत कीजिए, हालात को समझिए। आज हालात ये हैं, आपकी प्रदेश अध्यक्षा शैलजा जी, उनको तो आप स्टेज से नीचे उतार देते हैं, उनको तो धक्के मारते हैं आप, उनका तो आप सम्मान नहीं कर सकते, और यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे एक आपकी महिला अध्यक्षा है जो एक अनुसूचित जाति से आती हैं, लेकिन आपका चरित्र ऐसा आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पहले तंवर साहब के साथ नहीं किया था, उनकी लाठी डंडों से पिटाई की थी। आज आपने बड़ौदा उपचुनाव में अपनी अध्यक्षा जी को स्टेज से उतार दिया। ये आपकी मानसिकता है, और इस मानसिकता को बड़ौदा की जनता देख रही है। वो 3 तारीख को जवाब देगी, सुमित जी समझ लीजिएगा। और हालात ये है जो वो ट्रैक्टर का स्टीयरिंग ठीक है, काउंटर लेते जरा, सुमित गौड़ जी का काउंटर लेते हैं। अत्रे जी, सुमित गौड़ जी का काउंटर, सुमित जी बोलिए। बीजेपी के ये अपने, मैं बता देना चाहता हूं, परवीन अत्रे जी, मेरे से इन्होंने पहले भी एक बार इंडिया न्यूज के चैनल पे शर्त लगाई थी और हार गए थे, हारे थे कि मेरे सामने कभी डिबेट नहीं आएगी। आज फिर इनसे शर्त लगा, इनका इलाज पहली बात जो उन्होंने इलाज की कोई गोली उसकी एफआईआर दिखाइए, कोई कंप्लेंट कॉपी दिखाइए। दूसरी बात, हंसिए मत। दूसरी बात, आप कुमारी शैलजा जी के बारे में आपने कहा, जो हमारी प्रदेश अध्यक्षा है, पूर्व मंत्री भी रही है, राज्यसभा सांसद भी रही है। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है भाई, देख लीजिएगा क्या किया दीपेंद्र हुड्डा जी की स्टेज पे उनके साथ, देख लीजिएगा उस वीडियो को, आपको पता लग जाएगा। और तंवर साहब का मामला तो पूरे प्रदेश के सामने, देश के सामने ही है। हरियाणा में पत्ता भी नहीं हिल सकता, और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी 2024 में जी। वो पत्ता जो है ना, केवल आप जैसे लोगों के बीच में नहीं हिल सकता, वरना कांग्रेस का पत्ता तो कब का हरियाणा में हिल चुका है, कब का हरियाणा में वो पत्ता हिल चुका है। वो सोनीपत चुनाव में नहीं देखा आपने, वो रोहतक में नहीं देखा आपने वो पत्ता जब हिला, किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1.5 लाख मतों से हार गए, वो नहीं देखा आपने। परवीन अत्रे जी बोलो, अगर आप जनता को बदलाने की कोशिश करोगे और सत्ता में रहते हुए उस जनता को कुछ समझोगे नहीं, तो ऐसे ही परिणाम आते हैं। ठीक है, आप दोनों को रोक रहा हूं, हुड्डा साहब के साथ आए हैं, आप दोनों को रोक रहा हूं। अमनदीप जी के पास एक बार चलते हैं। अमनदीप जी, जी अब सवाल ये है कि कांग्रेस ने, इनेलो, कांग्रेस ने, बीजेपी ने अपने तमाम सूरमाओं को, जेजेपी भी लगातार सब उतरे हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मतदाताओं से अपील कर रहे हैं, मगर क्या चेहरों की कमी है इंडियन नेशनल लोकदल के पास? क्योंकि विधायक तो एक ही हैं, इसके अलावा ओम प्रकाश चौटाला
कुछ टाइम पहले हमने दिखे कि वो भी चुनाव प्रचार में है। क्या चेहरों की छवि खल रही है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। आप जरा ना फिर से देखिए, सुमित गौड़ जी तो जो मर्जी बोले, मैं बिना तथ्यों की बात नहीं कहता हूँ। जो मैंने अपनी पिछली बातें भी की वो तथ्यों के हिसाब से कही। आगे आपको बताता हूँ, जितने स्टार प्रचारक भाजपा के और कांग्रेस के हैं टोटल 60 है। 60 मैं दावे से कह रहा हूँ 90% जो हैं वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पैदा किए हुए हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से बड़ा चेहरा कोई नहीं है। आप अभी भी लगा लेना, 60 में से 45 दोनों पार्टियों के नेता हमारी पार्टी ने पैदा किए। आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं और परवीन अफरेदी भी हैं, मैं वहीं से शुरुआत राजनीति की। तो आप कह रहे हमारे पास चेहरों की कमी होगी? हम तो चेहरे बनाने वाले हैं और हर बार नए चेहरे बनाते हैं। हरियाणा की प्रदेश की राजनीति में 90% नेता दोनों पार्टी में, मैं दावे से कह रहा हूँ, दोनों स्टार प्रचारों की लिस्ट दिखाइए और उनका मैं बैकग्राउंड बताता हूँ पैदा कहाँ से हुए। ये आपका जवाब है चेहरे वाला। और सुमित गौड़ जी बड़ा उछल रहे हैं, दिल मिला रहे हैं। मैं इनको एक बात का जवाब दे दूं, बड़ा आत्मविश्वास से बोल रहे हैं। यही आत्मविश्वास कुमारी शैलजा जी को भी था। वो 2014 में अम्बाला लोकसभा से मैदान छोड़ गई थी। 2019 में फिर जबरदस्ती पार्टी ने खड़ा किया तो बुरी तरह से हारी है। यही आत्मविश्वास 2009 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को था। वो अपनी डी पार्क से विजय यात्रा शुरू कर चुके थे। ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ, रास्ते में यात्रा बंद करनी पड़ी कि कांग्रेस जीत नहीं रही है रिजल्ट वाले दिन। ऐसे आत्मविश्वास हरियाणा की जनता ने बहुत बार निकाले हैं। इस बार भी 3 तारीख को चुनाव करके निकाल देंगे। आप 10 तारीख को नतीजा देख लेना। बिल्कुल, 10 तारीख का इंतजार हमें भी है। एक सेकंड सुमित गौड़ साहब, एक सेकंड। प्रवीण अत्रे जी, एक सवाल का जवाब मैं आपसे चाहता हूं, क्योंकि कई प्रवक्ताओं से लगातार डिबेट के दौरान मिलना हो रहा है। कुछ नेताओं और मंत्रियों की तरफ से भी इस तरह के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं कि जेजेपी और बीजेपी के वोट मिला दीजिए तो पिछली बार भी जीत रहे थे, इस बार तो साथ में है ही, गठबंधन में है, तो इस बार तो आराम से योगेश्वर ये सीट निकाल जाएंगे। लेकिन सवाल मेरा ये है सर कि पिछली बार जो जेजेपी को वोट मिला वो बीजेपी के अगेंस्ट जो मतदाता गए उन्होंने दिया। ऐसा तो नहीं था कि उस समय एक गठबंधन में थे, ऐसा तो था नहीं। तो अब हम कैसे ये कह दें, इनेलो क्यों ना दावा करे कि जो इस बार जेजेपी के साथ नहीं जाएगा वो इनेलो के साथ जाएगा? नहीं, देखिए साकेत, अगर हम इस बात को समझे तो हमें थोड़ा सा राजनीति को अंदर तक उसका विश्लेषण करना होगा। आप भी जानते हैं, कोई भी चुनाव हो, कोई भी जगह हो, कोई भी प्रदेश हो, जो पार्टियां होती हैं एक उनका फिक्स वोट होता है और कुछ वोट होता है जिसको हम फ्लोटिंग वोट बोलते हैं। आप इस बात को बेहतर जानते हैं क्योंकि आपने बहुत चुनावों का विश्लेषण किया है। जो पार्टी का अपना फिक्स वोट होता है, चाहे वो कार्यकर्ता की शक्ल में हो, चाहे वो पार्टी को समर्पित मतदाता हो, वो वोट नेता के कहने पे चलता है। जहां पे नेता कहता है वो वोट उधर जाके डलता है, ये आप भी जानते हैं। जो फ्लोटिंग वोट होता है, फ्लोटिंग वोट को ये निर्णय करना होता है कि कौन सी पार्टी बेहतर है, कौन सा कैंडिडेट बेहतर है, हमारे भले का काम कौन करेगा। क्योंकि जो समर्पित कार्यकर्ता और जेजेपी को जो वोट गया पिछली बार वो फ्लोटिंग वोट प्रभावित होता है। जी, जेजेपी को जो पिछली बार वोट गया वो फ्लोटिंग वोट था। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैंने अभी क्या कहा कि एक वोट होता है जो पार्टी के नेताओं के साथ चलता है, नेताओं को समर्पित होता है, जो नेताओं का अपना वोट बैंक होता है। हम कई बार चर्चा करते हैं कि फला एमएलए इसलिए जीता क्योंकि उसका व्यक्तिगत वोट था। हम अक्सर ऐसी चर्चा करते हैं। मैं उस वोट बैंक की बात कर रहा हूँ, वो नेता के कहने से डलता है। लेकिन जो फ्लोटिंग वोट होता है, उस फ्लोटिंग वोट के लिए पार्टी की नीतियां, पार्टी की योजनाएं, हम क्यों दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे? क्योंकि हमने बड़ौदा में पहले भी विकास किया और आगे का ब्लूप्रिंट हम लोगों के सामने रख रहे हैं। चाहे वो आईएमपी बनाने की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो। वोट ट्रांसफर होगा आपको? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? मैं वही कह रहा हूँ, जो वोट नेता की आवाज में चलता है वो निश्चित रूप से होगा। क्यों? क्या वो वोट नेता के साथ चलता है? आप ये कहना चाह रहे हैं? 2 तरह का वोट होता है। बड़ौदा का वोट जो है, बड़ौदा के वोटर जो हैं वो जेजेपी के चेहरे के साथ चल रहे हैं। दुष्यंत, दिग्विजय, अजय चौटाला इनके साथ चल रहे हैं। अब जेजेपी का जो कार्यकर्ता है लगातार जो गठबंधन के उम्मीदवार का प्रचार कर रहा है, अब वो जो कार्यकर्ता प्रचार कर रहा है, क्या आप नहीं मानते कि वो वोट अमनदीप जी उम्मीदवार को आप ये दावा कर रहे थे कि जेजेपी का जो वोट था वो इस बार शिफ्ट होगा इनेलो में, लेकिन दावा तो अत्रे जी कर रहे हैं। देखिए साकेत जी, जेजेपी के तो कोई वोट बैंक ही नहीं था। वो जो वोट बैंक है वो चौधरी देवीलाल के विचारधारा वाला वोट था।
और उसको बरगलाने की कहीं ना कहीं 2019 में कोशिश हुई, और मैं इसको स्वीकारता हूं कि वो वोट कहीं ना कहीं बरगलाई भी गए, और वो खुद स्वीकार रहे हैं। आज आप जाते हैं फील्ड के अंदर, लोग खुद मानते हैं इस बात को। लेकिन वो कभी कांग्रेस में नहीं जाएगा, और किसान विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में तो बिल्कुल नहीं जाएगा। और उन्होंने अपनी भूल भी स्वीकार करी कि हम बरगला दिए गए थे, तो कहां जाएगा। एक अंतिम रिएक्शन सुमित गौड़ जी से ले लेता हूं, एक लास्ट रिएक्शन सुमित गौड़ जी से ले लेता हूं। साकेत एक लाइन बोलूंगा, कंक्लूज हो जाएगा जी। देखिए साकेत, यहाँ पे आईएनएलडी के प्रवक्ता ने एक बात बोली, चौधरी देवीलाल का वोट है। ये बात मैं इनकी मान लेता हूँ, क्योंकि चौधरी देवीलाल हरियाणा के बहुत बड़े नेता थे और उनका सभी सम्मान करते हैं। अब वो जो वोट है कांग्रेस को नहीं जाएगा, ये बात भी इनकी बिल्कुल ठीक है। भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 बार चौधरी देवीलाल के साथ गठबंधन करके उनको सत्ता में लेके आई। चौधरी देवीलाल के साथ हमारा गठबंधन रहा, तो क्या वो चौधरी देवीलाल का वोट भारतीय जनता पार्टी को या गठबंधन को नहीं आएगा? ठीक है, एक सुमित जी का एक छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद खत्म करेंगे। में नहीं जाएगा, सुमित जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा। सुमित जी बोलिए। आपका तर्क बड़ा अच्छा है। बोलिए सुमित जी। अपनी पार्टी में नहीं जाएगा, भारतीय जनता पार्टी में। सुमित जी बोलिए। साकेत जी, मुझे हैरानी हो रही है इनके इस जवाब पे। पहली बात तो अत्रे जी ने कहा कि देवीलाल जी वाला वोट इनको आ जाएगा, ये कहने से पहले सोचते भी नहीं, माफ करना। मैं हैरानी तो अत्रे जी मुझे की बात आपकी सोच पे हो रही है भाई। मैं तो बीजेपी जो गठबंधन में हमारे साथ है, उनके नेताओं के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए ये बात कह रहा हूँ। आपको चलिए, ये 10 तारीख को पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा कि जेजेपी का वो वोटर कहां जाता है, फ्लोटिंग वोट किधर जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस पॉलिटिकल पंचायत में शरीक होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबको इंतजार है 3 तारीख का, ताकि मतदाता उस दिन किस्मत लॉक कर देंगे ईवीएम में, और 10 तारीख परिणाम सबके सामने होगा। पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।